नमस्कार। स्टोरी बाय श्याम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मुंशी प्रेमचंद की दूसरी कहानी लेकर, जिसका नाम है कहानी कला। कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है। हर एक मनुष्य को अपने बचपन की ये कहानियाँ याद होंगी जो उसने अपनी माता या बहन से सुनी थी। कहानियाँ सुनने को वह कितना बेचैन रहता था। कहानी शुरू होते ही वह किस तरह सब भूलकर सुनने में मगन हो जाता था। कुत्ते और बिल्लियों की कहानी सुनकर वह कितना प्रसन्न होता था, इसे शायद वह कभी नहीं भूल सकता। बाल जीवन की मधुर स्मृतियाँ कहानी शायद सबसे मधुर हैं। वे खिलौने और मिठाइयाँ और तमाशे सब भूल गए, पर वे कहानियाँ अभी तक याद हैं और उन्हीं कहानियों को आज उसके मुंह से उसके बालक उसी हर्ष और उत्सुकता से सुनते होंगे। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी लालसा यही है कि वह कहानी बन जाए और उसकी कीर्ति हर एक जुबान पर हो। कहानियों का जन्म तो उसी समय हुआ जब आदमी ने बोलना सीखा, लेकिन प्राचीन कथा साहित्य का हमें जो कुछ ज्ञान है वह कथा सरित सागर की कहानियाँ और अलिफ लैला आदि पुस्तकों से हुआ है। ये सब उस समय से साहित्य के उज्ज्वल रत्न हैं। उनका मुख्य लक्षण उनका कथा वैचित्र था। मानव हृदय वो वैचित्र से सदैव प्रेम रहा है। अनोखी घटनाओं और प्रसंगों को सुनकर हम अपने बाप दादा की भांति ही आज भी प्रसन्न होते हैं। हमारा ख्याल है कि जन रुचि जितनी आसानी से अलिफ लैला की कथाओं का आनंद उठाती है, उतनी आसानी से जीवन उपन्यासों का आनंद नहीं उठा सकती। और अगर काउंट टॉल्स्टॉय के कथानुसार जनप्रियता को ही कला का आदर्श मान लिया जाए, तो अलिफ लैला के सामने स्वयं टॉल्स्टॉय के वीर एंड पीस और ह्यूगो शो के ला मिजरेबल की कोई गिनती नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी राग रागनियाँ, हमारी सुंदर चित्रकारियाँ और कला के अनेक रूप जिन पर मानव जाति को गर्व है, कला के क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। जन रुचि परज और बिहार की अपेक्षा बिरहे और दादरे को ज़्यादा पसंद करती हैं। बिरहों और ग्राम गीतों में बहुधा बड़े ऊंच दर्जे की कविता होती है। फिर भी यह कहना असत्य नहीं है कि विद्वानों और आचार्यों ने कला के विकास के लिए जो मर्यादाएं बना दी हैं, उनसे कला का रूप अधिक सुंदर और अधिक संयत हो गया है। प्रकृति में जो कला है वह प्रकृति की है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य को तो वही कला मोहित करती है जिस पर मनुष्य की आत्मा की छाप हो। जो गीली मिट्टी की भांति मानव हृदय के सांचे में पड़कर संस्कृत को ही का सौंदर्य और अपने विस्तार और वैभव से पराभूत कर देना है। उष्मिक आध्यात्मिक उल्लास मिलता है, पर वही दृश्य जब मनुष्य की तुलिका और रंगों और मनोभावों में रंजित होकर हमारे सामने आता है, तो जैसे हमारा अपना हो जाता है। उसमें हम आत्मीयता का संदेश मिलता है। लेकिन भोजन जहाँ थोड़े से मसाले से अधिक रुचिकर हो जाता है, वहाँ भी आवश्यक है कि मसाले मात्रा से बढ़ने न पाए। जिस तरह मसालों के बहुल्य से भोजन का स्वाद और उपयोगिता कम हो जाती है, उसी भांति साहित्य भी अलंकारों के दुरुपयोग का विकृत हो जाता है। जो कुछ स्वाभाविक है वही सत्य है, और जो स्वाभाविकता से दूर होकर कला अपना आनंद खो देती है और उसे समझाने वाले कलाविदी ही रह जाते हैं, उसमें जनता के मर्म को स्पष्ट करने की शक्ति नहीं रह जाती। पुरानी कथा कहानियों अपने घटना वैचित्र के कारण मनोरंजक तो है, पर उनमें उस रस्म की कमी है जो शिक्षित रुचि साहित्य में खोजती है। अब हमारी साहित्यिक रुचि कुछ परिष्कृत हो गई है। हम हर एक विषय की भांति साहित्य में भी बौद्धिकता की तलाश करते हैं।
अब हम किसी राजा की अलौकिक वीरता या रानी के हवा में उड़कर राजा के पास पहुंचने या भूत प्रेतों के काल्पनिक चरित्रों को देखकर प्रसन्न नहीं होते। हम उन्हें यथार्थ के कांटों पर तौलते हैं और जो भर भी इधर उधर नहीं देखना चाहते। आजकल के उपन्यासों और आख्यानों में अस्वाभाविक बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। उसमें हम अपने जीवन का ही प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। उसके एक एक वाक्य को, एक एक पात्र को यथार्थ के रूप में देखना चाहते हैं। उनमें जो कुछ भी हो वह इस तरह लिखा जाए कि साधारण बुद्धि उसे यथार्थ समझे। घटना वर्तमान कहानी या उपन्यास का मुख्य अंग नहीं है। उपन्यासों में पात्रों का केवल देखकर हम संतुष्ट नहीं होते। हम उनके मनोगत भावों तक पहुंचना चाहते हैं और जो लेखक मानवीय हृदय अपने को अपने पात्र के मुख को व्यक्त करता था। जीवन भर उनके क्या विचार हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके मनोभावों में क्या परिवर्तन होते हैं, इसका हमें कुछ पता न चलता था। लेकिन आजकल उपन्यासों में हमें लेखक के दृष्टिकोण का भी स्थल स्थल पर परिचय मिलता रहता है। हम उसके मनोगत विचारों और भावों द्वारा उसका रूप देखते रहते हैं और ये भाव जितने व्यापक और गहरे और अनुभवपूर्ण होते हैं उतनी ही लेखक के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। यूँ कहना चाहिए कि वर्तमान आख्यायिका का उपन्यास का आधार ही मनोविज्ञान है। घटनाएं और पात्र तो उसी मनोवैज्ञानिक सत्य को स्थिर करने के निमित्त ही लाए जाते हैं। उनका स्थान बिल्कुल गौण है। उदाहरण मेरी सुजान, भक्त, मुक्ति मार्ग, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी और महातीर्थ नामक सभी कहानियों में एक न एक मनोवैज्ञानिक रहस्य को खोलने की चेष्टा की गई थी। यह तो सभी जानते हैं कि आख्यायिका का प्रधान धर्म मनोरंजन है। साहित्यिक मनोरंजन वह है जिससे हमारी कोमल और पवित्र भावनाओं को प्रोत्साहन मिले। हम में सत्य, निस्वार्थ सेवा, अन्य आदि देवत्व के जो अंश हैं वे जागृत हो। वास्तव में मानवीय आत्मा की यह वह चेष्टा है जो उसके मन में अपने आप को पूर्ण रूप से देखने की होती है। अभिव्यक्ति मानव हृदय का स्वाभाविक गुण है। मनुष्य जिस समाज में रहता है उसमें मिलकर रहता है। जिन मनोभावों से वह अपने मेल के क्षेत्र को बढ़ा सकता है अर्थात जीवन के अंत प्रवाह में सम्मिलित हो सकता है, वही सत्य है। जो वस्तुएं भावनाओं के इस प्रवाह में बाधक होती हैं वे सर्वथा अस्वाभाविक हैं। परंतु यदि स्वार्थ और अहंकार और ईर्ष्या की ये बाधाएं न होती तो हमारी आत्मा के विकास को शक्ति कहाँ से मिलती। शक्ति तो संघर्ष में है। हमारा मन इन बाधाओं को परास्त करके अपने स्वाभाविक कर्म को प्राप्त करने की सदैव चेष्टा करता रहता है। इसी संघर्ष में साहित्य की उत्पत्ति होती है। यह साहित्य की उपयोगिता भी साहित्य में कहानी का स्थान इसलिए ऊंचा है कि वह एक क्षण में ही बिना किसी घुमाव फिराव के आत्मा के किसी न किसी भाव को प्रकट कर देती है और चाहे थोड़ी ही मात्रा में क्यों न हो। वो हमारे परिचय का, दूसरों में अपनों को देखने का, दूसरों के हर्ष का शौक को अपना बना लेने का क्षेत्र बढ़ा देती है। हिंदी में इस नवीन शैली की कहानियों का प्रचार अभी थोड़े ही दिनों से हुआ है, पर इन थोड़े दिनों में इसने साहित्य के अन्य सभी अंगों पर अपना सिक्का जमा लिया है। किसी पत्र को उठा लीजिए, उसमें कहानियाँ ही प्रधानता होंगे। हाँ, जो पत्र किसी विशेष नीति का उद्देश्य से निकाले जाते हैं उनमें कहानियों का स्थान नहीं रहता। जब डाकिया कोई पत्रिका लाता है तो सबसे पहले उसकी कहानियाँ पढ़ना शुरू करते हैं। इनसे हमारी वह क्षुधा तो नहीं मिटती जो इच्छापूर्ण भोजन चाहती है, पर फलों और मिठाइयों की जो हमें सदैव बनी रहती है वो आवश्यक कहानियाँ में तृप्त हो जाती हैं। हमारा ख्याल है कि कहानियाँ ने अपने सार्वभौम आकर्षण के कारण संसार के प्राणियों को एक दूसरे से जितना निकट कर दिया है, उनमें जो एकात्म भाव उत्पन्न कर दिए हैं उतना और किसी चीज़ से नहीं किया है।
हम ऑस्ट्रेलिया का गेहूं खाकर, चीन की चाय पीकर, अमेरिका की मोटरों पर बैठकर भी उनको उत्पन्न करने वाले प्राणियों से बिल्कुल अपरिचित रहते हैं। प्रतिमास न छपती हों। कहानियों के अच्छे अच्छे संग्रह निकल जाते हैं। अभी बहुत दिन नहीं हुए कि कहानियों का पढ़ना समय का दुरुपयोग समझा जाता था। बचपन में हम कभी किसी किस्सा पढ़ते पकड़ लिए जाते थे तो कड़ी डांट पड़ती थी। यह ख्याल किया जाता था कि किस्सों से चरित्र भ्रष्ट हो जाता है और उन फिसाना, अजायब और शुक्र बहत्तरी और तोता मैना के दिनों में ऐसा ख्याल होना स्वाभाविक ही था। उस वक्त कहानियाँ कहीं स्कूल करिकुलम में रख दी जाती थी तो शायद पिताओं का एक डेपुटेशन इसके विरोध में शिक्षा विभाग की अध्यक्ष सेवा में पहुंचता और छोटे बड़े क्लासों में कहानियाँ पढ़ाई जाती थी और परीक्षाओं में उनका पर प्रश्न किए जाते थे। यह मान लिया गया कि सांस्कृतिक विकास के लिए सरल साहित्य से उत्तम कोई साधन नहीं है। अब लोग यह भी स्वीकार करने लगे हैं कि कहानी कोरी गप नहीं है, उसे मिथ्या समझना भूल है। आज से 2000 वर्ष पहले यूनान के विख्यात फिलासफर अफलातून ने कहा था कि हर एक काल्पनिक रचना में मौलिक सत्य मौजूद रहता है। रामायण महाभारत आज भी उतने ही सत्य हैं जितने आज से 5000 साल पहले थे। हालांकि इतिहास, विज्ञान और दर्शन में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं। पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से है और मनोभावों में कभी परिवर्तन नहीं होता। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि कहानी में नाम और सन के सिवा और सब कुछ सत्य है और इतिहास में नाम और सन के सिवा कुछ भी सत्य नहीं। गल्फकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। बस दोस्तों, आज यहीं तक। हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।